दोस्तों, चाहे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या नहीं करते हो, चाहे आप बिजनेस न्यूज़ फॉलो करते हो या ना करते हो, चाहे आप करंट अफेयर्स में आपका इंटरेस्ट हो या ना हो, बट आई एम प्रीटी श्योर कि आपने रिलायंस का नाम तो सुना ही होगा। आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप रिलायंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, तो ऐसी कुछ मिस्टेक्स हैं जो डेफिनेटली आपको अवॉइड करनी चाहिए। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट सागा विद सौरभ। स्वागत है आपका। दोस्तों, अगर आप रिलायंस में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं जो हम नॉर्मली एज अ ह्यूमन बीइंग कर देते हैं, बट हमें करनी नहीं चाहिए। तो इस वीडियो का मेन पर्पस यही है कि हम उसके बारे में डिस्कस कर सकें, सो दैट आपके पास एक राइट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हो कोई भी डिसीजन लेने के लिए। ओके, बट बिफोर गोइंग डायरेक्टली टू द मिस्टेक्स, मेरा ये मानना है कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन करना चाहिए, सो दैट आप ये समझ पाएं कि वो मिस्टेक्स कैसे उस चीज से रिलेट करती हैं और आपको डिसीजन क्या लेना चाहिए। ओके, तो देखिए, हम लोग इस वीडियो में बेसिकली 4 पॉइंट्स पे बात करेंगे। पहला, कि रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई है रिलायंस में। दूसरा, कि रिलायंस की स्ट्रैटेजी कैसे चेंज हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और वो फ्यूचर में कहां जाना चाहते हैं, मेनली उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में। तीसरा, हम लोग फिर उनसे बात देखेंगे कि रिलायंस की प्राइस मूवमेंट कैसे हो रही है ओवर द लास्ट 6 मंथ। फिर हम लोग उन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो एज एन इन्वेस्टर और एज अ वानाबी इन्वेस्टर, जो आप चाहते हैं इन्वेस्ट करना, आप उसको अवॉइड करें। ओके, चलिए, तो हम लोग पहला बात करते हैं कि रिलायंस में रीसेंट डेवलपमेंट क्या हुई है। दोस्तों, जैसे हम सभी जानते हैं, पिछले कुछ महीने से डेफिनेटली सुन रहे होंगे कि रिलायंस की जो सब्सिडरी है जियो प्लेटफॉर्म्स, उसमें रिलायंस ने अपने स्टेक्स को सेल किया है और बहुत बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स को उन्होंने सेल ऑफ किया है, जैसे कि फेसबुक, गूगल, सिल्वर लेक, केकेआर एंड अबू धाबी के इन्वेस्टमेंट फर्म्स। ये बहुत ही अच्छी सेल उन्होंने की है जियो प्लेटफॉर्म्स में, और टोटल ऑलमोस्ट आई गेस 33% का सेल आउट किया है। और स्टिल रिलायंस के पास 66 या 67% के पास उनकी होल्डिंग है, और उनका एम भी है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि वो 64% से नीचे अपनी होल्डिंग उसमें लाएंगे नहीं। बट यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये दोस्तों, कि ये इन्वेस्टमेंट जियो प्लेटफॉर्म्स में हुई है, ना कि जियो इन्फोकॉम में। अगर आप इसके बारे में और ज्यादा डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, हम लोग इसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे कि जियो इन्फोकॉम और जियो प्लेटफॉर्म में कैसे ये सेग्रीगेट होता है एंटायर बिजनेस मॉडल। सो जियो प्लेटफॉर्म के अंदर कुछ और भी कंपनियां आती हैं, जैसे जियो क्लाउड, जियो सिनेमा, काफी सारी सर्विसेज आती हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर हुआ है। ओके, दूसरी एक मेजर डेवलपमेंट हुई है अभी, कि रिलायंस ने एक्विजिशन किया है नेटमेट्स का। नाउ नेटमेट्स एक भारत की स्टैब्लिश्ड स्टार्टअप है, जो कि आपको ऑनलाइन फार्मेसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप डायरेक्टली उससे वेबसाइट से जाके आप अपनी जरूरत की दवाइयां ऑर्डर कर सकते हैं। और ये एक्विजिशन रिलायंस ने की है, 60% स्टेक रिलायंस ने इसमें खरीदा है 640 करोड़ में। एक और काफी डेवलपमेंट चल रही है इस समय रिलायंस के साइड पे दोस्तों, कि दे वांट टू एक्वायर अ कंपनी लाइक अर्बन लैडर। अर्बन लैडर काफी फेमस कंपनी है, जो आपके नॉर्मल वर्क के लिए आती है, जैसे प्लम्बिंग, वायरिंग। अगर आप में कुछ दिक्कत हो, इस तरह की चीजें आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर कर सकते हो, वो सर्विसेज अवेल करने के लिए। फिर वो ऑल्सो दे आर इन डिस्कशन विथ मिल्कमैन एंड लाइक लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, वो इस समय एक्विजिशन के प्रोसेस में है। ये रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं रिलायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक ऐसी भी न्यूज आई है जहां पे अब रिलायंस में मैनेजमेंट चेंज होने वाला है। मैनेजमेंट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो जो न्यूज मिली है, आई थिंक अभी धीरे धीरे मुकेश अंबानी जो है, अब अपनी ये जो जो ये पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो धीरे धीरे अपने बच्चों की तो ट्रांसफर करेंगे, जो उनके 3 बच्चे हैं। तो हम लोग सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जो कि है रिलायंस की स्ट्रैटेजी। चलिए, रिलायंस की स्ट्रैटेजी को हम लोग डीकोड करते हैं। ओके, देखिए, अगर क्यों समझना है ये जरूरी रिलायंस की स्ट्रैटेजी, बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी के बारे में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो या किसी कंपनी के बारे में समझना चाहते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक कंपनी अपनी स्ट्रैटेजी पे कैसे एक्ट कर रही है। पहले क्या थी वो कंपनी, फिर उसने क्या चेंजेस किए कि आज वो यहां तक पहुंची है, और फ्यूचर में क्या चेंजेस हमको हम क्या देख सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरह के चेंजेस। सो इसलिए रिलायंस की स्ट्रैटेजी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत इंप्रेस हुआ इनकी स्ट्रैटेजी से। देखिए,
इस स्ट्रैटेजी को भी मैंने 4 पॉइंट्स में कैटेगराइज किया है। पहला उन्होंने क्या किया कि वो लोग न्यू बिजनेस सेक्टर्स में गए, कन्वेंशनल बिजनेस हट के न्यू बिजनेस सेक्टर में आए। फिर मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि इन लोगों ने बहुत ही स्मार्टली प्ले करते हुए अपने आप को एक टेक कंपनी की तरफ एम किया है। अपनी ब्रांडिंग, अपनी पोजिशनिंग जो है एज एन टेक्नोलॉजी कंपनी वो धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हैं। सो एस्पायरिंग ए टेक कंपनी, दैट इज सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज दैट एक्विजिशन ऑफ एस्टैब्लिश्ड स्टार्टअप। वेंचर कैपिटलिस्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो स्टार्टअप ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुके हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, भले मे भी प्रॉफिट में ना हो बट स्टैब्लिश्ड है, वेल फंक्शन, उनको एक्वायर करना। और चौथी इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो है मिनिमल डेट, कम से कम कर्जा हो जो कंपनी में, क्योंकि इन्होंने इनके ऊपर काफी कर्जे आए थे अभी पास्ट में। तो चलिए इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग एक एक बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 1, जो कि न्यू बिजनेस सेक्टर। देखिए 2010 से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैवली वो एनर्जी एंड एनर्जी सेक्टर में बिजनेस करता था। पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोल, रिफाइनरी, काफी सारा बिजनेस उनका, गैस, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एनर्जी 2010 के पहले। लेकिन कहते वही ना कि स्मार्ट बिजनेसमैन वही है कि जो सही समय पर अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करे। 2010 में जैसे उनका जब उनका नॉन कम्पीट मूवमेंट खत्म हो गया उनके छोटे भाई अनिल अंबानी के साथ, उन्होंने काफी अपना हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया और टेलीकॉम सेक्टर में मूव किया, टेलीकॉम बिजनेस में आए। साथ ही साथ रिटेल सेक्टर में आए। रिटेल में क्यों है? क्योंकि भारत में इकोनॉमी थोड़ी स्ट्रांग हुई और लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी, तो वो लोग रिटेल सेक्टर में भी काफी अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं। टेलीकॉम में आ गए और अब टेक्नोलॉजी में भी आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी को मैं अलग से मेंशन कर रहा हूं, उसके पीछे कारण है जो हम लोग भी डिस्कस करेंगे। सो उन लोगों ने क्या किया, न्यू बिजनेस सेक्टर में आ गए। टोटल ऑयल टू एनर्जी टू कंप्लीटली टेलीकॉम टू टेक्नोलॉजी, अगर आप देखेंगे तो। और टेक्नोलॉजी में आने का एक रीजन ये है बहुत, क्योंकि ये एसेट लाइट बिजनेस होता है। एसेट लाइट बिजनेस का मतलब होता है कि इनकी जो आपको एसेट में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता बहुत ज्यादा सॉरी, बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जियो प्लेटफॉर्म्स में उन्होंने स्टेक सेल की ना। जियो प्लेटफॉर्म के अंदर दोस्तों बहुत सारी कंपनी, जैसे जियो सिनेमा, जियो म्यूजिक, जियो न्यूज, जियो चैनल्स। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे, कितना स्मार्ट मूव है इनका। देखिए एप्पल और गूगल म्यूजिक की सर्विसेज इंडिया में है, जिसमें आप म्यूजिक सर्विसेज को सब्सक्राइब करते हो। नॉर्मली दे चार्ज अबाउट लाइक 100 रुपीज, 99 और 100 समथिंग लाइक दैट। नाउ यही मेरा ये अंदाजा है, मेरा ये मानना है कि इसी टाइप की सेम सर्विसेज जो अभी जियो फ्री में दे रही है, आगे चल के वो चार्ज करना शुरू करेगी। मे बी वो आपको बंडल में दे दे, आपके जो रिचार्ज पैक है उसी में दे दें, अलग से ना दे, बट डेफिनेटली उसमें चार्जेस तो आएंगे ही। और ये आप ये सोचिए, रिलायंस जियो इन्फोकॉम के पास 40 करोड़ के सब्सक्राइबर हैं ऑलमोस्ट। अगर 40 करोड़ में से केवल 10% लोग, ये थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है, केवल 10% लोग भी उस म्यूजिक सर्विस को लें, और मैं ये कहता हूं कि चलिए जियो इन्फोकॉम जो है ना, उसको आधे दाम में सर्विस दे एप्पल और गूगल के मुकाबले, अमेजन के मुकाबले, नॉट 100 रुपीज बट जस्ट फॉर 50 रुपीज, तो भी वो महीने का 200 करोड़ रुपए के रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं सिर्फ 10% कस्टमर बेस से, और आधे म्यूजिक के दाम जो उनके कॉम्पिटिटर्स ऑफर कर रहे हैं। क्यों? 4 करोड़ उनके, 10% 4 करोड़ सब्सक्राइबर हुए, और 100 रुपए का आधा 50 रुपए हुआ, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 करोड़ का रेवेन्यू तो वो हर महीने जनरेट कर सकते हैं। एक साल में 2400 करोड़, लगभग 2500 करोड़ ये अच्छी कंपनियां नहीं जनरेट कर पाती सिर्फ एक सर्विस से। तो और ये अभी मुझे लगता है कि ये लोग चार्ज करते हैं इस चीज के लिए। ये फ्यूचर में ना आप जियो क्लाउड में भी आपसे चार्ज करेंगे रेंट के बिजनेस में, और ये जब अगर बिजनेसेस को अपने जियो क्लाउड प्रोवाइड करते हैं तो उसमें भी इमेंस अपॉर्चुनिटी। हम लोग देख रहे हैं कैसे अमेजन क्लाउड या गूगल क्लाउड अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं इंडिया में, तो इमेंस पोटेंशियल है। जियो सिनेमाज उस पर भी आपको प्रीमियर मूवी दिखाना 5 रुपए 10 रुपए लेके, और इतना बड़ा मार्केट इंडिया की, जो रेवेन्यू जनरेशन होगा वो हैविली होगा। अभी तो रेवेन्यू रियलाइजेशन हुआ ही नहीं है जियो इन्फोकॉम या जियो प्लेटफॉर्म, अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरा व्यू है। सो ये देखिए कितने अच्छे से उन लोगों ने अपना एक ऑयल जो एनर्जी बेस्ड बिजनेस था उसको कन्वर्ट करके वो लोग टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी में आए, और ये कहते हैं कि आने वाले 2 से 3 साल में उनके एंटायर बिजनेस का 50% एबिटा सिर्फ रिटेल और आपके टेलीकॉम बिजनेस से आएगा, जियो इन्फोकॉम से आएगा। रिटेल में जब बोलता हूं तो व्हाट आई मीन हियर इज लाइक जो आपने रिलायंस स्मार्ट देखे होंगे, ग्रोसरी शॉप्स, रिलायंस इलेक्ट्रॉनिक्स, रिलायंस ज्वेल्स, रिलायंस फुटवियर्स, ये सारे आपके रिटेल का पार्ट हो गया, और ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेल है। और आप लोगों ने ये न्यूज तो सुना ही होगा कि अभी वो लोग किशोर बियानी जो बिग बाजार ओन करते हैं,
उसको एक्वायर करने वाले हैं मुकेश अंबानी, उसमें काफी फाइनल स्टेजेस पे टॉक चल रही है। तो आप देखिए कितने अच्छे से इन लोगों ने अपना पूरा का पूरा बिजनेस सेक्टर ही चेंज कर दिया, और न्यू बिजनेस सेक्टर में चले आए। तो ये था पॉइंट 1 स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम लोग बात करेंगे एस्पायरिंग टेक कंपनी। देखिए, टेक कंपनी आज के टाइम में दुनिया में सबसे बड़ी जो कंपनी है वो टेक कंपनी है, जिनको सबसे ज्यादा वैल्यूएशंस मिलती है, जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। इनको लाइक नेटफ्लिक्स, इनको बहुत अच्छी वैल्यूएशंस मिलती है क्योंकि इनके बिजनेस रेकरिंग होते हैं। और एक बार अगर आप कुछ टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश कर लेते हो तो उससे आपको रेवेन्यू जनरेट करना बहुत आसान हो जाता है। और मेजर खर्चा जो रहता है, जो एक्सपेंस रहता है एक टेक्नोलॉजी कंपनी का, ह्यूमन रिसोर्सेज में रहता है। R&D में भी होता है, बट ह्यूमन रिसोर्स में भी काफी अच्छा खासा होता है। तो इसलिए सभी लोग जो भी स्मार्ट मूव कर रहे हैं अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, वो लोग टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और आपको क्या लगता है, ये गूगल, ये जो अभी इन्वेस्टमेंट जियो प्लेटफॉर्म्स में हुई है, या जो स्टेक सेल किया है मुकेश अंबानी ने, और किसके साथ किया है? गूगल के साथ। उसके साथ वो लोग क्यों किया है? उसके साथ वो लोग पार्टनरशिप करना चाहते हैं 5G का ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट करने के लिए फॉर स्मार्टफोन्स। ऑल टुगेदर नया स्मार्टफोन लॉन्च होगा। देखिए कितना स्मार्ट मूव है। उसके बाद फिर आपका उन्होंने फेसबुक के साथ 10% स्टेक किया है। क्यों? फेसबुक का जो यूजर बेस है व्हाट्सएप का या इटसेल्फ फेसबुक का, वो आपका लाइक इंडिया में मोर देन 500 मिलियन है। तो अगर वो लोग डायरेक्टली जियो के साथ एसोसिएट हो जाएंगे तो वो ई कॉमर्स का बिजनेस कितने आसानी से एक्सपैंड कर सकते हैं। फिर सिल्वर लेक, जो कि वेंचर कैपिटलिस्ट है, बट उसने भी ऑलमोस्ट 2.5% इन्वेस्ट किया है, 2.5% शेयर लिए हैं जियो प्लेटफॉर्म्स के, क्योंकि सिल्वर लेक मास्टर है टेक्नोलॉजी कंपनी को हेल्प करने में। उनकी स्पेशलिटी है। आप सिल्वर लेक की वेबसाइट पे कभी अगर जाएंगे, ये कभी मैं आपको लेके चलूंगा, आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज दिखेंगी, वो सारी की सारी सक्सेसफुल टेक कंपनीज हैं। तो वो उनकी भी एक्सपर्टीज वो लेके आएंगे इस अपने बिजनेस को ग्रो करने में लिए, टेक्नोलॉजी कंपनी में कन्वर्ट होने के लिए। जैसे जैसे मैंने अभी जस्ट बोला कि जियो क्लाउड या जियो सिनेमा या जियो न्यूज, IoT के प्लेटफॉर्म जो इनका माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप्स हैं, तो वो पूरी की पूरी टेक कंपनी में आ रहे हैं। वो पूरी की पूरी AI में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों का एक्विजिशन किया है। और आपको, मुझे पता नहीं, ये पता है कि नहीं, जब अभी ट्रम्प आए थे फरवरी में इंडिया में, तो रिलायंस के जो चेयरमैन मुकेश अंबानी, उन्होंने डायरेक्टली फेस टू फेस उनसे बोला था कि हम 5G की इकलौती ऐसी कंपनी है जिनका चाइना का कोई भी इक्विपमेंट यूज नहीं है। नाउ कंसिडरिंग द करंट सिनेरियो, दिस इज इट्स लाइक कि आपने बिल्कुल पिन पॉइंट कर दिया हो किसी चीज को, कि ट्रम्प वही चाहते हैं, मेन काफी देश चाहते हैं चाइना के इकोसिस्टम से बाहर होना। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जियो इन्फोकॉम के लिए, कि वो फ्यूचर में 5G सर्विसेज ना सिर्फ इंडिया में दें, बाकी कंट्रीज में भी प्रोवाइड करना शुरू करें। और ऐसी भी न्यूज है कि अभी जियो इन्फोकॉम जो है आपका लिस्ट होगी, इंडिया में तो लिस्ट होगी फ्यूचर में, बट यूएसए स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट होगी। तो प्रोपोजिशन बहुत अच्छा है बीइंग अ टेक कंपनी, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा बहुत, तो ये जो इनका स्ट्रेटजी, जो पॉइंट नंबर 2 था कि कैसे इन लोगों ने अपने आप को एक टेक कंपनी में पोजीशन कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये भारत की सबसे बड़ी टेक कंपनी बनेगी फ्यूचर में। अगेन ये मेरा ओपिनियन है, ये कोई रिकमेंडेशन या वो नहीं है बाय योरसेल्फ के, जस्ट एन एनालिसिस जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी टेक कंपनी बनेगी इंडिया में। तो ये था उनका स्ट्रेटजी नंबर 2। तीसरा जो इनकी स्ट्रेटजी है, और बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, वो है एक्विजिशन ऑफ एस्टैब्लिश स्टार्टअप। देखिए, हम सभी जानते हैं कि मुकेश भाई जो है बहुत स्मार्ट, तो वो वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह एक्ट नहीं करते कि ठीक है आपके पास बहुत वंडरफुल आइडिया है, चलिए हम लोग आपको इतने पैसे देते हैं और आप उस बिजनेस आइडिया पे काम करिए। नहीं, उन्होंने क्या किया, जो स्टार्टअप्स ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुके हैं, जैसे मैंने पहले बात किया था नेटमेड्स, जो ऑनलाइन फार्मेसी है, अर्बन लैडर, मिल्कमैन, ये सारे जो है ना वेल फंक्शन स्टार्टअप हैं, अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। कुछ लॉस में भी हो सकते हैं अभी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आप प्रॉफिट में आने में टाइम लगता है, ब्रेक इवन होने में। बट एस्टैब्लिश्ड स्टार्टअप को एक्विजिशन लगातार मुकेश अंबानी किए चले जा रहे हैं। तो उनका जो होराइजन है बिजनेस का, वो रिलायंस इंडस्ट्री का बढ़ता ही चला जा रहा है। और ये इन्वेस्टर्स के लिए, जो शेयर होल्डर्स हैं रिलायंस के, उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि कितना सिक्योर हो रहे हैं, उनकी शेयर्स की कितनी वैल्यू बढ़ेगी फ्यूचर वाले आने वाले टाइम में। और साथ ही साथ जो उनके बड़े बेटे आकाश, उनका इंटरेस्ट जो है टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा है। तो मैंने अभी रिसेंट बहुत सारे न्यूज देखे जहां पे यूएस की छोटी छोटी AI और 5G से रिलेटेड कंपनियों का एक्विजिशन धुआंधार हो रहा है। पिछले 1-1.5 साल में काफी एक्विजिशन हुए बहुत साइलेंटली, AI और आपके 5G के। तो उस पे भी ये लोग कैपेबिलिटी वाइज काफी कुछ डेवलप कर रहे हैं। तो ये जो एक्विजिशन की स्ट्रेटजी है, इंस्टेड ऑफ पुटिंग मनी फॉर एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट, यू आर जस्ट बाइंग द स्टेक ऑफ द सक्सेसफुल स्टार्टअप।
तो अगेन लाइक सेफ गार्ड कर रहे हैं अपने मनी को, सेफ गार्ड कर रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को, और बिजनेस को भी धीरे धीरे एक्सपैंड कर दिया। तो ये थी स्ट्रैटेजी नंबर 3। चौथी जो इनकी स्ट्रैटेजी थी, और वो किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, और मैं तो ये बोलूंगा कि हर आदमी के लिए पर्सनल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मिनिमल डेट का, कम से कम कर्जा होना चाहिए। जब रिलायंस ने जियो के लिए, जियो टेलीकॉम के लिए, जब उन्होंने ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, और पिछले कुछ सालों में वो जो विद इंटरेस्ट सारे जो उनका डेट था, जो कर्जा था रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर, वो 3 लाख, 3.5 लाख करोड़ रुपए हो गया था। इट्स अ ह्यूज नंबर, इवन बोलने में भी दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने क्या किया है, बहुत स्मार्टली अभी पीछे के दिनों में उन्होंने राइट इशू लेके आए। राइट्स इशू क्या होते हैं, अगर दोस्तों अगर आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से भी मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये समझना है क्या। राइट्स इशू के द्वारा उन्होंने 54,000, लगभग 54,000 करोड़ रुपए मुकेश अंबानी ने कलेक्ट किए, रिलायंस इंडस्ट्री ने कलेक्ट किया। साथ ही साथ ये जो 1,15,000 करोड़ जियो प्लेटफॉर्म में जो स्टेक सेल के कमाए हैं, इन सारे पैसों से रिलायंस इंडस्ट्रीज को वो नेट डेट फ्री कर देंगे। अब नेट डेट जीरो होने से बेनिफिट इन्वेस्टर्स को और शेयर होल्डर्स को ऐसे मिलेगा दोस्तों, कि आप ये समझिए कि इतने बड़े कर्जे होने के कारण वो ऑलमोस्ट 20 to 25,000 करोड़ सिर्फ इंटरेस्ट पे करता था रिलायंस इंडस्ट्रीज पिछले कई सालों से। तो जब ये नेट डेट जीरो हो जाएगा, तो एटलीस्ट उनका ये जो इंटरेस्ट रेट है, वो जो ये इंटरेस्ट पे करते थे, वो कम से कम आधा हो जाएगा। तो वो जो 20 से 25,000 करोड़ रुपए वो बैंकों का इंटरेस्ट देते थे, वो 10 से 12,000 करोड़ रुपए ना वो सीधे के सीधे आपके प्रॉफिट में शो होने चाहिए। और उससे शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू कितना क्रिएट होगा, चाहे वो डिविडेंड के फॉर्म में हो, चाहे वो आपकी शेयर की प्राइस अप्रिसिएशन होने के फॉर्म में हो। तो ये जो मिनिमल डेट का जो अप्रोच है, वो भी बहुत अच्छा है, और मेरे ख्याल से हमें एज अ पर्सन भी फॉलो करना चाहिए कि हमारे ऊपर कर्जा ना रहे। जितना कम से कम कर्जा, ईएमआई, ये सारे लोन्स हो, उतना अच्छा है एक आदमी के लिए। तो ये इनके 4 स्ट्रेटजी जो पॉइंट थे, ये मतलब पिछले एक डिकेड में लोगों ने चेंज किए हैं, और बहुत अच्छे से चेंज किया है। सो इसी के साथ ये स्ट्रेटजी वाला पार्ट मैं यहाँ पे क्लोज करना चाहूंगा। ओके, नाउ अब हम लोग बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में, और वो था प्राइस मूवमेंट। सो देखिए, जब ये पैंडमिक के हुआ अपना कोविड, और मार्च में जब मार्केट बिल्कुल बॉटम पे थी, तो इनका जो मार्च अप्रैल में, तो जो इनका लोवेस्ट प्राइस था, जो जो ये बॉटम बना क्या है रिलायंस इंडस्ट्री, वो बना क्या है 875 के ऑलमोस्ट की, एग्जैक्ट नहीं पता, कम ज्यादा हो सकता है, 875 की। और वहां से इन पिछले 4-5 महीनों में वो हाई बना के गया है 2200 का। आप देखिए 2.5 टाइम्स इतनी बड़ी कंपनी में रैली होना बहुत बड़ी बात है, और डेफिनेटली उसके पीछे ये जो स्टेक सेल हुई है उसका काफी कंट्रीब्यूशन है, और लोगों ने अब उस चीज को एंटिसिपेट भी कर रहे हैं कि ग्रोथ होगी रिलायंस में बहुत अच्छे से होगी, चाहे वो जियो की वजह से हो या किसी की वजह से भी हो। सो इनकी प्राइस मूवमेंट बहुत अच्छी हुई है, बहुत ही अच्छे से। ये आपको इतना बड़ा रिटर्न नहीं मिलता, 250-150% रिटर्न इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। बट कुछ लोग होंगे जो उसमें 875 पे बाई कर पाए होंगे, कुछ लोग नहीं कर पाए होंगे, कुछ लोग पहले से ही बाई करके रहे होंगे, जैसे मेरी तरह, जो कि मैं खुद उसमें इन्वेस्टेड हूँ पहले से ही। सो ये बहुत ही फास्ट मूवमेंट हुआ था, बट ऐसे मूवमेंट का आपको फायदा उठाना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी के बाद, मैं इन्फॉर्मेशन ही सारी आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा कभी भी मौका आए तो आप ऐसी कंपनियों को एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करो, और उसमें इन्वेस्ट करो सही टाइम पे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपकी टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइमिंग का। तो ये था इनका प्राइस मूवमेंट के बारे में आपसे थोड़ा डिस्कस करना चाहता था। चौथा पॉइंट, और सबसे इस वीडियो का सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या मिस्टेक्स हमको अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, हम इसमें ना 2 पार्ट में बात करेंगे। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो स्टॉक मार्केट में मेरी तरह, और रिलायंस में इन्वेस्टेड हो, देखिए अगर आप रिलायंस में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और आपको फियर ऑफ लॉस, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, फियर ऑफ लॉस जो है ना, वो अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स को हिला देती है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि मैं अपना पैसा सारा एग्जिट कर लूं, क्योंकि ऑलरेडी काफी अप्रिसिएशन हो चुका है बहुत बहुत ही कम टाइम में, तो मेरा जो ओपिनियन है, जो मेरे एनालिसिस के हिसाब से जो मुझे लगता है कि अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है तो आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा सेफ प्ले करना चाहते हो, तो आप आई थिंक 20-30% प्रॉफिट वन कैन बुक, और उसके बाद जो है वो वेट कर सकता है कि एक्चुअल में वो कहां तक फॉल डाउन हो रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो और आपको पैसों की जरूरत नहीं है, तो आपको फुल्ली रिलायंस से लाइक आई थिंक एग्जिट नहीं होना चाहिए। मैं एग्जिट नहीं करूंगा फुल्ली, मेरा ये व्यू है। और उसके बाद देखिए, ये हो गया उनके लिए जो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड थे। और अगर आप
दोबारा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी मैं ये कहना चाहूंगा कि वेट करिए, तुरंत अभी इन्वेस्ट मत करिए। मेरे ख्याल से ऑलरेडी ये थोड़ा प्राइस हाई हो चुका है, और मैं अभी अगर मुझे इन्वेस्ट करना होगा तो मैं अभी वेट करूंगा, और अगर वो लाइक समवेयर अराउंड 1800 1900 1950 के अराउंड आता है तो मैं वापस से थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना शुरू करूंगा रिलायंस इंडस्ट्री में। सो ये था ऑलरेडी उनके लिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है रिलायंस के। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और आपने रिलायंस के शेयर्स नहीं लिए हैं और आप लेना चाहते हैं, मेरे ख्याल से मेरा जो व्यू है, मेरा जो ओपिनियन है कि अगर कोई भी जो अपना पोर्टफोलियो बना रहा है उसमें रिलायंस इंडस्ट्री जैसे शेयर्स होने चाहिए। ये हेल्प करते हैं आपके पोर्टफोलियो को स्टेबलाइज करने में। जैसा भी जो ये पैंडेमिक हुआ था, ऐसी जब टफ सिचुएशन आती है तो भी आपके पोर्टफोलियो के लोग संभाल के रखते हैं, पूरा क्रैश नहीं होने देते हैं। तो कोई भी इन्वेस्टर हो, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। अगेन, ये कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और अपना एनालिसिस और ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने सारे पैसे एक साथ मत इन्वेस्ट कर दीजिए। वट आई मीन हियर, लेट सपोज आपके पास 50,000 रुपीज है जो आप रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो एटलीस्ट मैं क्या करूंगा, मैं उसको 3 पार्ट में बांटूंगा कंसिडरिंग द करंट सिनारियो। अभी मैं उसमें 20% इन्वेस्ट करूंगा, फिर मैं थोड़ा और वेट करूंगा कि कैसे मूवमेंट हो रही है, मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। उसके बाद मैं फिर अपना 40% फर्दर इन्वेस्ट करूंगा, एंड देन फिर थर्ड चंक में मैं 40% फिर फर्दर इन्वेस्ट करूंगा। इकट्ठे हमें कभी भी करंट सिनारियो को देखते हुए डेफिनेटली मैं इन्वेस्ट सारे पैसे एक साथ रिलायंस इंडस्ट्री में नहीं करूंगा। तो ये जो मिस्टेक्स थे ना, बेसिकली देखिए मिस्टेक थी कि टू अर्ली एग्जिट, ये नहीं करना चाहिए हम लोगों को, बहुत सोच समझ के एग्जिट करना चाहिए अनटिल अनलेस सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में हो। दूसरा, फियर ऑफ लॉस से बचना चाहिए कि कि अरे मेरा पैसा कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, या मैंने इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, तो इससे आपको बहुत बचना चाहिए। तो ये जो मिस्टेक्स हैं इससे आपको अवॉइड करना चाहिए और बहुत स्मार्टली इन्वेस्ट करिए। और यही मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहता था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं या आप कोई और टॉपिक कवर करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए, और चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, उससे हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, and you keep safe. Thank you.